नमस्कार, मैं नील अग्रवाल कक्षा 12 के सिलेबस में D19 है और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अपने चैप्टर अपना चल रहा है चुंबकता एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म विशेषताएं। उसमें हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। पिछला जो टॉपिक हमने किया था भूचुंबकता के बारे में किया था, उसके फिर नति कोण नमन कोण उनको डिफाइन किया था हमने, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों को और उनके न्यूमेरिकल्स किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो नहीं देखा है तो उसको पिछली क्लास में आप देख लें, एक बार रिवाइज कर लें। अब आगे के कुछ सामान्य टॉपिक्स हैं, इसमें उनको छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे सारे परिभाषा टाइप, इसीलिए हर टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कोई ना कोई डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती है। और एक बात हम पहले कर चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में सिमिलरिटी है हर चीज के अंदर, इसीलिए हर बात को हम सोल्व नहीं करेंगे। कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि जो विद्युत क्षेत्र के जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनको तो हम बहुत बार सोल्व कर चुके हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम चुंबकीय क्षेत्र के रिजल्ट्स भी क्या करें, लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखें, उसके लिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे ध्रुव सामर्थ्य M लेते हैं, ध्रुव वहां हम क्या लेते हैं, द्विध्रुव में आवेश लेते हैं, तो ये वहां जो Q है उसको हम यहाँ स्मॉल m लिख देते हैं। वहां द्विध्रुव आघूर्ण P लेते हैं, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से लिख देते हैं। इसी तरह से जो बल आघूर्ण है, वहां किसी भी अगर द्विध्रुव को रख दिया जाए विद्युत क्षेत्र में तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण को इज इक्वल टू PE sin थीटा होता है। तो यहाँ P को क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो E की जगह क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, MP sin थीटा। इस तरह से वो सारे डेरिवेशन करने की कहीं जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित डेरिवेशंस को अच्छी तरह से करके देख लें। उसके बाद में सेम उसी तरह से वो की वही कैलकुलेशन, सब कुछ वो का वो ही रहेगा, केवल सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। तो कंपैरिजन के तौर पे हम कुछ बातें इसकी नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ चर्चा कर लेते हैं उसकी। अगर किसी को करना हो तो आप उसी के आधार पे पहले आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़े हैं उनको अच्छी तरह से देख लें, उनको समझ लें, उनको करके देख लें, फिर आपको बिल्कुल इजी लगेगा। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इनमें से कभी कभी रिजल्ट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो रिजल्ट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ध्यान है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिख सकते हैं। बात रही डेरिवेशन की, तो आप करके देख लें, उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह समझ लें, फिर मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशन भी कर लें। हम यहाँ उनके बारे में डिटेल नहीं करेंगे, बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप उसको समझना चाहें तो वैसे समझ सकते हैं, करके देख सकते हैं कंपैरिजन से। कंपैरिजन हम यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। रिजल्ट यहाँ हम सब बातों के लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कि इसका रिजल्ट सही है या नहीं है, हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो आप करके जरूर देख लें कि एक तो दो बातें होंगी, एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन दोबारा रिवाइज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बाई चांस मान लो मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन बाई चांस दे दिया जाए, आता तो नहीं है लेकिन दे दिया जाए, तो भी आप उसमें करने में समर्थ रहें, दिक्कत नहीं हो, गलती नहीं हो। तो सबसे पहले दोनों की तुलना करते हैं हम। इधर ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर ले लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। इसको किससे लिखते हैं, B से, और इसको किससे लिखते हैं, E से। एक अंतर तो E आ गया। आगे बात करें, इसके लिए लेते हैं पहली वैल्यू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो बार बार हम वर्ड नहीं यूज करेंगे। यहाँ जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे, वो कौन सा होगा, चुंबकीय। तो चुंबकीय नहीं लिख रहे तो भी ध्यान रखो कि चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इधर विद्युत वर्ड नहीं लिख रहे तो भी ध्यान रखो कि विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखे हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और इसका मात्रक लिखते हैं कूलाम इंटू मीटर। यहां क्या बात आएगी इसके अंदर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसमें भी होता है, इसमें हमने बात करी थी। आप इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल M से, और किसके बराबर होता है, आवेश की जगह क्या आएगा, ध्रुव सामर्थ्य। जो काम आवेश करता है वो यहाँ क्या करता है, ध्रुव करता है। ध्रुव के लिए ध्रुव सामर्थ्य वर्ण हम यूज करते हैं। तो कैपिटल M गुणा में क्या आ जाएगा, दूरी को नॉर्मली हमने इसमें L माना था, तो आप L भी लिख सकते हो, वहां हमने सुविधा के लिए 12 माना था, तो 12 भी लिख सकते हैं।
12। इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर इसका होता है, मीटर इसका, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो मात्रकों का ध्यान रखें कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात, अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो आप अगर ये पता है तो कंपैरिजन करके आप लिख सकते हैं, इसलिए हम सारी बातें कंपैरिजन से लिखेंगे। अब जैसे इसके लिए बात करें कूलाम का नियम क्या था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। दो आवेश थे, यहाँ दो क्या है ध्रुव है, ध्रुव है तो दोनों की ध्रुव सामर्थ्य अलग अलग कुछ भी हो सकती है, तो क्या देगा M1 M2 अपॉन बीच की दूरी R है, तो यहाँ पर भी बीच की दूरी क्या लेंगे R लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं 1/4πε0 नहीं लेते, वहां लेते हैं μ0/4π। ये पिछले चैप्टर्स में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ दूसरी बात आ गई, यहाँ वही बात इधर लिखने में बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कूलाम का नियम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा μ0/4π M1 M2 अपॉन R²। अगर आप ये कहते हैं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक लिखें, तो अब ये नहीं है भाई हमें तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है सिलेबस में है या नहीं है क्या है, तो ये दोनों बातें आप उसी तरह से कंपैरिजन करके लिख सकते हैं जिस तरह से ये लिखी है। अगर आपको ये ध्यान है तो उससे ये भी बढ़ जाएगा, उसको कहीं अपने को बुक्स में देखने की या सिलेबस में है या नहीं है तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात लेते हैं विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। नंबर 3, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कब लगता है, जब इसको समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इससे बल आघूर्ण को इज इक्वल टू क्या काम करता है PE sin थीटा। यहां क्या आएगा बल आघूर्ण तो इज इक्वल टू P की जगह क्या आ जाएगा, P की जगह M आ गया और E की जगह क्या आ जाएगा B sin थीटा। दूसरा इसको क्या लिखते हैं M को NIA लिख देते हैं NIA B sin थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम पहले सोल्व कर चुके हैं। तो ये PE sin थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं MB sin थीटा, जैसे हमने इसका प्रूफ किया था। लेकिन फिर भी कंपैरिजन जरूर आपको ध्यान रखें। तो शॉर्ट क्वेश्चन जब पूछे जाए तो हम प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, हमें रिजल्ट्स पता होने चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा यूज नहीं करते इसलिए रिजल्ट्स याद नहीं रहते हैं, दिक्कत हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि उनके रिजल्ट हमें मैक्सिमम अगर सही पढ़ाई कर रहे हैं तो याद रहते हैं। तो उसी से कंपैरिजन कर लो आप उसी समय, और वैसे ही क्या करो बना लो, उसका फॉर्मूला पता चल जाएगा। नेक्स्ट में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर तीव्रता। तीव्रता E इज इक्वल टू क्या लेते हैं 1/4πε0 2P अपॉन R²। ये हम फॉर्मूला डायरेक्ट करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू B, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, यहाँ विद्युत क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसकी जगह क्या आएगा μ0/4π, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। अब यहाँ 2P की जगह क्या आ जाएगा 2M हो जाएगा, 2M अपॉन वही डिस्टेंस तो R ही रहेगी R²। निरक्षीय रेखा बन लेते हैं तो क्या आता है 2 नहीं आता P अपॉन R³ आता है, तो M अपॉन R³ आ जाएगा, ये हो जाएगा निरक्षीय रेखा के लिए। नंबर 5 निरक्षीय रेखा के लिए इक्वेटोरियल लाइन निरक्षीय रेखा के लिए तीव्रता क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 और M अपॉन P अपॉन R³। यहाँ बात करेंगे तो क्या आ जाएगा B इज इक्वल टू μ0/4π M अपॉन R³। अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करी थी भी अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। अब वो क्वेश्चन यहाँ दे दिए जाते हैं, ठीक है, और हम उनके ऊपर ध्यान देते नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए वहां फिर हम एग्जाम में वो चीजें छोड़ देते हैं और गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आप ये ध्यान रखें भी कंपेरिजन कर लिया। अब उसमें भी कोई संबंध है कि अक्षीय रेखा की तुलना में निरक्षीय रेखा क्या है आधी है,
इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। यह कहते हैं अक्षीय रेखा पर तीव्रता जो है वो निरक्षीय की 2 गुणी है। तो संबंध लें तो संबंध आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अक्षीय तीव्रता इज इक्वल टू 2 गुणा निरक्षीय तीव्रता। तो निरक्षीय पर तीव्रता है उसकी तुलना में अक्षीय पर तीव्रता 2 गुणा होती है। ये आ गया। इसके अलावा और बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, अगर हमें बात कर ले इसके अंदर नंबर 6 है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। तीव्रता E इज इक्वल टू क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या लेंगे अपन, E इज इक्वल टू के का मान क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके अंदर बात कर ले क्या आएगा, B इज इक्वल टू बिंदु आवेश के कारण, ठीक है 1 अपॉन ये सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर स्क्वायर। देखो कुछ चीजें काल्पनिक भी दे दी जाती है जो वास्तव में नहीं है, लेकिन फिर भी अब उसको बात क्वेश्चन की फॉर्म दे दी जाती है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे अभी कि काल्पनिक वैल्यूज को कैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे अगर यूं कहें भी आवेश तो सिंगल आवेश पॉसिबल है लेकिन सिंगल ध्रुव पॉसिबल नहीं है, बात कर चुके हैं, ठीक है, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर कहते भाई मान लो है तो उसके लिए तीव्रता क्या होगी, मान लो है, अगर यूं कहते यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती। अब आप अपने तो कहें हमने तो पढ़ा भी होता ही नहीं है, तो नहीं होता है वो तो है, सही बात है, लेकिन अगर हो तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट वही हो सकते हैं जो आवेश के रिजल्ट है वही क्या हो जाएंगे, चुंबकीय ध्रुव के रिजल्ट हो जाएंगे और फिर उसी के अनुसार उसका फॉर्मूला बढ़ जाएगा। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला के क्यू अपॉन सिंगल चार्ज के लिए था, ये बिंदु आवेश के लिए ये क्या हो जाएगा, ये एकल ध्रुव के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कांस्टेंट क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आवेश की जगह क्या आ जाएगा, ध्रुव सामर्थ्य, दूरी की जगह क्या आ जाएगी, दूरी रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण एक बात और इसमें हम तुलना कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र के नियतांक और चुंबकीय क्षेत्र के नियतांक, यानी जहां विद्युत क्षेत्र का नियतांक लिखा है हमने क्या लिखा है इधर, ये दोनों, इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन करें तो दोनों बराबर है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आएगा उससे, उसका हम यूज करेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र नियतांक किसके बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र नियतांक के बराबर है। विद्युत क्षेत्र नियतांक कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और चुंबकीय क्षेत्र नियतांक कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया और फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट। इसका जरूर आप ध्यान रखें और ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कंपैरिजन की नौबत आए और कोई ऐसी बात पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका मान क्या होगा, तो आप वो क्या करना है, अगर कहीं पर डायरेक्ट ये आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तब तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दे। अगर मान लो नहीं आ रहा है ये, तो आगे हम एक टॉपिक की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। अगर कहीं पर मान लो म्यू नॉट ही आ रहा है तो उसकी जगह क्या रख देंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहीं पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो उसकी जगह क्या रख देंगे म्यू नॉट। कहीं पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है सिंगल, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा, म्यू नॉट इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन म्यू नॉट। तो कहीं पर मान लो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और उसी वैल्यूज को हमें किस में लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, तो हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे 1 अपॉन म्यू नॉट। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, एप्सिलॉन नॉट जो है वो 1 अपॉन म्यू नॉट के इक्वल है। अब अपने नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, उसकी ओर बात कर रहे हैं, तब तक आप इसको नोट कर लें, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में लिख लें। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, उसी से संबंधित आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान है, सारे प्रॉपर्टीज इनकी लगभग समान है, तो वैसे ही इसके लिए भी गाउस का नियम अप्लाई होगा। तो गाउस ने इसके लिए भी नियम दिया है, ठीक है, गॉसेस लॉ फॉर
मैग्नेटिज्म, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या है कि इसके अनुसार किसी बंद भाग से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। किसी, लिख देता हूं मैं, बंद भाग से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। क्यों होता है? अब यहां से ये जो बात है, अगर आपको नियम पूछा जाए तो ये बात आपको लिखनी है। दूसरी बात, ये बात देकर और पूछ लेते हैं इसका कारण क्या है, तो आपको ध्यान रखना। पहले बात कर चुके हैं उसकी। बंद भाग लें तो B डॉट ds, ये होता फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा। चुंबकीय फ्लक्स के लिए हम वही परिभाषा लिख सकते हैं जैसे विद्युत फ्लक्स के लिए लिखी है, लिख लेंगे दोबारा फिर। B डॉट ds, बंद भाग है तो क्लोज सरफेस हो गई, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, 0। ये ध्यान रखना भी विद्युत क्षेत्र में ये बात ऐसी नहीं है, कहीं विद्युत क्षेत्र से तुलना करके आप इसे लिख लें। विद्युत क्षेत्र में तो वैल्यू क्या आती है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है, लेकिन यहाँ क्या है, वैल्यू बराबर 0 है। अब ये अगर आपको केवल नियम पूछा गया 1 नंबर में, इंपॉर्टेंट अभी आ चुका है कई बार, तब तो आपको केवल इतनी बात करनी है इसमें। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है किसी बंद भाग से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है, कारण सहित उत्तर दीजिए या कारण लिखिए या क्यों होता है, ऐसे पूछ रहे थे क्यों, तो आपको क्या बताना है इसमें क्यों होता है। क्योंकि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। एकल ध्रुव में एकल आवेश हो सकता है, इसलिए वहां से विद्युत क्षेत्र निकलते हुए हो सकता है, पहुंचते हुए हो सकता है, लेकिन चुंबकीय ध्रुव एकल हो नहीं सकता, 2 ही होंगे। तो कोई बंद भाग लेंगे तो उसमें से जितनी जो फील्ड लाइंस जाएंगी, बल रेखाएं जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, उतनी क्या होंगी, क्योंकि वो साफ ध्रुव पे तो जाना ही जाना, उनको बंद वक्र का निर्माण करती है, इसलिए जितनी जाएंगी उतनी बाहर निकल जाएगी। अंदर जाने वाला फ्लक्स प्लस में और बाहर निकलने वाला माइनस में, टोटल क्या हो गया, 0। तो जितनी भी फील्ड लाइंस इसके अंदर प्रवेश करेगी उतनी क्या होंगी, बाहर भी निकलेंगी। कारण क्या है कि एक ध्रुव हो नहीं सकता, 2 ध्रुव होंगे तो वो N से निकल के कहां पहुंचेगी, S पे पहुंचेगी। तो जितनी यहां से गई है उतनी इसके अंदर आई है, उतनी इसके अंदर से वापस बाहर भी निकली है S की तरफ पहुंचने के लिए। इसलिए आप 2 बातें इसके अंदर बता सकते हैं, दोनों ही आंसर इसकी सही रहेंगे। एक आप ये कह सकते हैं कि ये बंद वक्र का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं, इसलिए जितनी चुंबकीय रेखाएं प्रवेश करती है उतनी बाहर निकलती है, इसलिए फ्लक्स का मान 0 होता है। ये डायग्राम बना सकते हैं। दूसरी बात, आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं क्योंकि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो इस बात का रिजल्ट भी घूम के वही निकलेगा, एकल ध्रुव नहीं होता, इसका मतलब 2 होते हैं, 2 होते हैं तो एक से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और दूसरे पे पहुंचती हैं और क्या करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। दूसरा आप डिटेल से भी बात कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्योंकि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, ये इसका कारण है। अगर कारण पूछे, दूसरा पूरी बात बताना चाहें तो पूरी बात भी हम बता सकते हैं। अब इसमें से एक बार एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, इसका कारण लिख लीजिए आप। इसका कारण क्या है, क्योंकि किसी बद्ध भाग में जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी ही बाहर निकलती हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये बात भी आप इसमें लिख सकते हैं, नोट डाल के। चुंबकीय क्षेत्र, वैसे हम लिख चुके हैं पहले इसकी विशेषताओं में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। अब उस बात पे आते हैं जो मैंने आपको कही थी, काल्पनिक बातें कैसे पूछ ली जाती है। जैसे बिंदु आवेश तीव्रता की बात की थी हमने, तो अगर यूं कहते हैं भाई एकल ध्रुव है, उसके कारण तीव्रता का मान व्यंजक लिखिए, तो ये नहीं है भी ये तो हो ही नहीं सकता, तो हो नहीं सकता तो उसका उत्तर हम नहीं देंगे। उसमें ये कहा गया है कि होता, तो हम इमेजिन कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता है। ठीक है,
वही बात उसके संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और वो क्वेश्चन आया था 2014 में। और वो क्वेश्चन ये था, यदि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या होता। जबकि अपने पढ़ के क्या जाते हैं, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। अब वो तो कब है, ये तो कब है, वास्तव में जो स्थितियां उसके लिए है। कौन सी स्थितियां कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं उसके लिए। लेकिन अगर ये कह दे कि एक ध्रुव होता तो फिर क्या नियम होता, ये क्वेश्चन आ गया था वहां, तो दिक्कत हो गई थी कि यदि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तब गाउस का नियम चुंबकत्व के लिए बात कर रहे हैं, लिख लेते हैं, चुंबकत्व के लिए क्या होता। अब बता सकते हैं हम इसका कोई भी आंसर कि क्या होगा, इसका बता सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसी स्थिति में ये नहीं है कि ये तो गलत है, ये गलत है, पता है हमें भी गलत है, लेकिन अब ये आंसर इसका हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमसे कल्पना करवाई गई है कि अगर ऐसा होता, जैसे 8वीं क्लास में लेख नहीं आते कि यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, तो वही है, ये तो है थोड़े। अब अगर होते तो हम क्या करते वो बता सकते। वैसे ही अगर ये होता तो फिर नियम क्या होता वो हमें बताना है इसके अंदर। तो क्या नियम होता, तो हम क्या करें, कंपेरिजन करें किसके साथ, गाउस के नियम के साथ। गाउस का नियम क्या है, एकल आवेश के लिए भी काम करता है। तो वैसी स्थितियां किसके लिए आती है, चुंबकत्व के लिए आती है। तो क्या होता है, देखो वहां क्या है, पहले मैं वो लिख देता हूं, ई डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब अगर आपको चुंबकत्व के जो हमने कंपैरिजन पढ़ा था और सबसे लास्ट में मैंने बताया था कि दोनों के नियतांकों की भी तुलना कर लो आप, तो जहां पर भी एप्सिलॉन नोड म्यू नोड ये आएंगे तो वहां बता सकते हैं भाई इसकी जगह क्या लिखें, वरना अपने तो रटी रटाई एक बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड की जगह तो रख देंगे म्यू नोड अपॉन 4 पाई। अब है ही नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, तो इसकी जगह म्यू नोड अपॉन 4 पाई कैसे रखें। इसलिए हमने वो कंपैरिजन इसीलिए किया था कि आपको पता रहे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 1/4 एप्सिलॉन नोड की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू नोट रख सकते हैं। तो यहां से अगर इसकी तुलना करें तो क्या आएगा, 1 प्लस ई की जगह क्या, बी डॉट ds, सिग्मा क्यू की जगह, क्यू को किससे रिप्लेस करते हैं, यहाँ क्या है, चुंबक है, चुंबकीय ध्रुव है, तो उसकी क्या होगी, ध्रुव सामर्थ्य होगी, तो उसकी जगह क्या आएगा, सिग्मा एम लिख दो या एम लिख दो। और अब आ गया 1/एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन नोट तो किसके ये कांस्टेंट काम में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो आता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो म्यू नोट आता है। अब ये नहीं है कि एप्सिलॉन नोट की जगह म्यू नोट चिपका दे, वो नहीं है, हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका रिलेशन देखना पड़ेगा, जो हमने देखा है अभी आज की क्लास में भी हमने बात की है थोड़ी देर पहले। तो आप क्या करेंगे, उससे कंपैरिजन कर लेंगे, 1/एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नोट, तो 1/एप्सिलॉन नोट की क्या रख दोगे, म्यू नोट रख देंगे, तो क्या आ गया, बी यहां लिख देते हैं इनटू म्यू नोट। ये होता, इसका आंसर ये देना पड़ता है कि अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तब चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम ये हो जाता, क्लोज पाथ बी डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा एम इंटू म्यू नोट। यहाँ सब बातों का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने इस चैप्टर को जब शुरुआत की थी तब आपको बताया था कि इसमें बेसिक चीजों में अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो किसी भी चीज को रटने की नौबत कभी भी नहीं आएगी, हर चीजें ऑटोमेटिक आपको याद रहेगी, और आधी से ज्यादा तो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, दोबारा देखने भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि सारी की सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने कनेक्ट जो है वो कर रखी है। आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहे, अच्छी तरह से पढ़ें, थोड़ा समझ के पढ़ें, थोड़ा लिखने की आदत डालें, तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।